हमने स्टार्ट किया था 30 बच्चों का स्कूल था जी। और बच्चों को लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि उनको किस चीज से जोड़े। आज की तारीख में हम लोग 750 बच्चों का एक स्कूल चला रहे हैं। लोग 17,500 लेडीज को पढ़ा चुके हैं। क्या बात है। बहुत इजी होता है पैसा कमाना एनजीओ को, लेकिन ईमानदारी से पैसा लाना वो बहुत मुश्किल काम होता है। जब हम लोग काम करते थे वो हमें अपने इनफैक्ट फोटोज भी अलाउड नहीं करते थे कि फोटोज भी नहीं खींचेंगे। अच्छा। बिल्कुल, वो मुंह ढक लेते थे या फिर अलाउड नहीं करते थे हमें। 15 मिनट के अंदर पुलिस वालों ने हमारे सारे वुमेन्स को घेर लिया। अक्सर एनजीओ को आपने देखा होगा कि जो टिपिकल एनजीओ हैं, ठीक है, वो फंड रेजिंग के हिसाब से की जाती है। कई बार जो फंड था वो बाहर से ओवरसीज से फंड आता था। अच्छा। वो पर्पसली अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता था, जो कि एंटी। जब इंसान कोई काम करता है कई बार इतने स्ट्रगल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी यहीं खत्म कर रहा हूँ, कहीं मैं रुक जाऊं, थक जाऊं। जब तक आप शिक्षा को मॉनेटरी बेनिफिट से ना जोड़ो तब तक कोई फायदा नहीं होता। एक पहला वर्क कर रही है कि कैसे मैक्सिमम लोगों को हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी से जोड़ा जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल से दिल की बातें के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हमारे साथ होंगे बहुत से ऐसे लोग जिनकी जर्नी ने हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर किया है, हमें कुछ सीखने पर मजबूर किया है। और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं मिस्टर मनीष रॉय, जो एक पहल BR मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर हैं और दयालबाग यूनिवर्सिटी में करीब 25 साल से लेक्चरर हैं, जो एक बहुत ही पैशनेट एजुकेटर और कमिटेड सोशल ट्रांसफॉर्मर है। और ये अपने कामों से करीब 51,000 लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव ला चुके हैं। तो आज हम पेश करने जा रहे हैं इनकी कहानी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत सी खूबसूरत जर्नीज लेकर आ रहे हैं जिनकी कहानी आपको कुछ ना कुछ सीखने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं मनीष राय जी को, उनकी कहानी, जिसमें कुछ हल्के फुल्के मोमेंट्स होंगे और साथ ही होगा थोड़ा सा भारी भरकम स्ट्रगल। एंजॉय द शो। वेलकम मनीष जी, आप हमारे पहले गेस्ट हैं हमारी इस श्रृंखला में, तो स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू पूनम जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और बड़ी खुशी की बात है कि मैं पहला इंसान हूँ आपके जी पॉडकास्ट के लिए। मनीष जी, हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने जब ये एनजीओ स्टार्ट किया उससे पहले आपका क्या बैकग्राउंड था, क्या आपकी जर्नी थी, कुछ उस बारे में बताइए। जैसे कि मैंने बताऊं आपको कि 2009 में मैंने इस एनजीओ को स्टार्ट किया था। जी जी। और एनजीओ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लेक्चरर हूँ, अच्छा। दयालबाग यूनिवर्सिटी के अंदर। जी। और उस 25 इयर्स की जर्नी मैंने जो की है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी, क्योंकि एनजीओ और स्कूल की नौकरी के दोनों को तालमेल बिठाना आसान नहीं था। बिल्कुल। और बिफोर दैट मैंने एक शू फैक्ट्री भी रन की हुई है। अच्छा। बिल्कुल, जी। करीब मैंने 5 to 7 इयर्स उस फैक्ट्री को रन किया। अच्छा। लेकिन क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब इंसान के लिए साथ में एक फैक्ट्री रन करना ईज़ी नहीं था। बिजनेस करना। बिल्कुल, बिज़नेस करना आसान नहीं था। बिल्कुल। लेकिन कहीं न कहीं जो अंदर एक एजुकेशन इन्वॉल्व था, क्योंकि बैकग्राउंड वैसा ही था। जी। और जब देखा कि जो एक एजुकेशन है वो लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल क्योंकि मेरे बिल्कुल। फादर भी जो थे वो भी एजुकेशन की वजह से ही एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में थे। तो वो एजुकेशन को सोचते-सोचते हमने आगे बढ़ा और बाद में एजुकेशन ही इस एक पल की धुरी के रूप में हमने यूज़ किया। वाह। सो मनीष जी, आपको कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली कि ये एनजीओ स्टार्ट करने की? 1996 में मेरे फादर की जब डेथ हुई तब मैं सिर्फ 20 साल के आसपास का था। हम्म। और हम तीनों भाई-बहन जो थे और कोई भी सेटल नहीं था। हम्म। लेकिन तब हमने काफ़ी स्ट्रगल किया और जो स्ट्रगल का जो बेस था वो एजुकेशन था। ओके। हम सब क्योंकि एजुकेशन बैकग्राउंड से जुड़े हुए थे तो हमें लगा कि हमें एजुकेशन पूरी करनी चाहिए, उसमें बड़ी परेशानी भी हुई। तो तब से मेरा मन था कि मैं एक ऐसी एजुकेशन बेस्ड एनजीओ स्टार्ट करूँ, हम्म। क्योंकि लोगों की लाइफ में चेंजेस लेके लाए, उनको एनलाइटन करे। तो उसी एक वाकया से मेरे मन में था कि मैं एनजीओ स्टार्ट करूँ। काफ़ी टाइम तो अपनी स्ट्रगल में लगा। 1996 से लेके 2009 तक मैंने अपने आप को ही स्टेबल किया। ओह मैं वाह। जॉब तक के लिए ट्राई किया। फिर बिल्कुल। जब लगा कि हम इतने मजबूत हो गए हैं कि
कुछ कर अब पाए। हम बिल्कुल। बिल्कुल, तब 2009 में हमने इस एक पहल की नींव रखी। वाओ! और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है और आप ये काम बहुत ही खूबसूरती से कर रहे हैं और ना जाने कितने लोगों की आप इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो मनीष जी, आपने इसी मुद्दे को क्यों चुना? इसका क्या रीज़न रहा? देखिए 2 चीज़ हैं जिस पे हमारा फ़ोकस है, वो है चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन एम्पावरमेंट ओके। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके इम्पैक्ट्स बहुत लेट आते हैं। अक्सर हम देखा होगा कि चैरिटी हर तरह की होती है, फूड की होती है, बुक्स की मतलब कपड़ों की भी हो सकती है, किसी की हो जी, सकती है। जी। लेकिन एजुकेशन हम जिस सेक्टर में एजुकेशन वो हम लोग उसके नर्सरी लेके 12th तक जो हुँ। बच्चा पढ़ता है 12 साल लग जाते हैं उसको एक 2 मार्कशीट प्राप्त करने के अंदर। लेकिन यस। एक बार वो 12th पास करने के बाद उसको लगता है कि उसकी लाइफ में उसे कुछ अचीव किया है जी, और जी। मार्कशीट बेसिक एक कागज़ का टुकड़ा है लेकिन जो अल्टीमेटली वो पोसेस करता है वो एक प्राइड अचीव करता है। क्योंकि आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा कि वो कहीं घूम रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी नहीं है। जी, तो एक बार जब उसके पास यूनिफ़ॉर्म की ताकत आ जाती है, उसके पास एक डिग्री की बिल्कुल। ताकत आ जाती है, तो उसके जनरेशन चेंज होती है। तो इसलिए ये मुद्दा हमने चुना कि एजुकेशन एक लाइफ़ चेंजिंग पार्ट है। दूसरा हमारा जो मुद्दा था वो है वुमेन एम्पावरमेंट और हमने देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है वो जो भी चीज़ है वो उसकी माँ के आस-पास घूमती है और अगर एक सशक्त माँ है, एम्पावर्ड माँ है तो ऑब्वियस सी बात है एम्पावर बच्चा ज़रूर होगा। और उसी पर्पज़ को लेते हुए हमने जो फ़ोकस रखा वो वुमेन फीमेल लिटरेसी पे रखा हमने। उसके अलावा उसकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट पे रखा, तो उसको लेके हमने स्किल बेस्ड चीज़ों पे ध्यान दिया। तो हमारे दोनों मुद्दे क्योंकि अगर माँ भी सशक्त होगी, तो अपने बच्चा भी सशक्त होगा, इसीलिए ये दोनों मुद्दे हमने अपने एनजीओ में रखे। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने और कहा भी जाता है कि जिस परिवार में माँ अगर पढ़ी लिखी है तो वो पूरा घर जो है वो एम्पावर्ड होता है बिल्कुल। और ये बात वाकई मायने रखती है। जब आपने ये एनजीओ स्टार्ट किया होगा तो रिसोर्सेज जुटाने में भी आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आई होंगी। उस बारे में बताएं कि कैसे आपने अपनी टीम बनाई, कैसे किया इस काम को? जब बिल्कुल स्टार्टिंग में एनजीओ स्टार्ट की थी, हमारे पास कोई लैंड नहीं थी जिस पे हम लोग इस एनजीओ को स्टार्ट करें। ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा। जब तक आपके पास एक फुल फ्लेज जगह ना हो जिस पे आप वर्क कर सकते हो, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल। तो हमने जब स्टार्ट किया तो हमें ज़मीन चाहिए थी और ज़मीन को एक बार हमने वन्स वी हैव अचीव्ड दैट हम्म। गोल तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि बच्चे कैसे आएँगे? क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था 30 बच्चों का स्कूल था जी। और बच्चों को लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उनको किस चीज़ से जोड़ें हम्म। और भूख एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे को कहीं से भी खींच के लेके आ सकती है। बिल्कुल। और आपको बताऊँ कि हमने जब स्टार्ट किया था, एक बिस्किट के पैकेट के संग हमने स्कूल को चालू किया था और आज की तारीख में एक पहले पूरी तरह से फुल फ्लेज न्यूट्रिशनल मील बच्चों को दे रही है। वाओ। तो वो हमने देखा कि बच्चों को पहले मील की हमने सुविधा करी। फिर दूसरी जो चीज़ आई वो थी कैसे इन परिवार में हमारा एक एक ट्रस्ट बने। क्योंकि हम्म। कोई भी अपने परिवार के बच्चे को या अपने घर की किसी भी लड़की को हमारे यहाँ पे क्यों भेजे? तो हम्म। उस ट्रस्ट को क्रिएट करने के लिए हमने धीरे-धीरे लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई, नुक्कड़ नाटक किए हमने। फिर हमने घर में लोगों के बीच में हमने जाना चालू किया, फिर हमने वो स्कीम्स भी चालू करी जिससे कि वहाँ के आस-पास के लोगों को हम पे ट्रस्ट आए। तो हमने उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड से बनाना चालू करे। फिर ऐसे करते-करते हमने कई सारे उनके लिए सिलाई-कढ़ाई के कोर्सेज़ चालू किए, ब्यूटी पार्लर के कोर्स चालू किए, बेशक वो बहुत छोटे स्तर पे थे। हम्म। लेकिन हमने तब भी उनको एक ऐसे विश्वास में बाँधा कि हम धीरे-धीरे जो है एक अनजान से होते हुए एक परिवार की तरह हो गए और एक बार परिवार बनने के बाद हमें कब पता नहीं चला कि ये 30 बच्चों का स्कूल 750 बच्चों का एक फुल फ्लेज स्कूल हो गया। A big round of applause for थैंक this यू। thing। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने सिर्फ उन्हें एजुकेशन नहीं दी, आपने पूरे परिवार को एक तरह से एम्पावर्ड किया। बहुत ही खूबसूरत जर्नी है आपकी मनीष जी और बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। लोगों को क्या है कि बाहर का एक नजर आता है चेहरा, अंदर के स्ट्रगल्स नहीं नजर आते। तो आज इसी श्रृंखला में हम आपसे आगे बात करते हैं और मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। जब इंसान कोई काम करता है, कई बार इतने स्ट्रगल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, आपको कहीं न कहीं ऐसा लगने लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी ज़िंदगी यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, कहीं मैं रुक जाऊँ, थक जाऊँ। कभी आपकी भी लाइफ़ में ऐसा मौका आया था? मौका देखिए मैं आपको बताऊँ कि एनजीओ के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो एनजीओ कोई
मतलब कोई ऐसे फूलों की सेज नहीं है कि लगे बिल्कुल। कि आप जाइए और आराम से सो जाइए। लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए बड़ा आसान है जो कि पर्पसली किसी और पर्पस से इस एनजीओ के लेके आए हैं। जी, लेकिन अगर आपको एनजीओ चलानी है तो सबसे पहले आपके दिल में कंपैशन और पैशन भी होना चाहिए। अगर हम एनजीओ के पर्सपेक्ट से देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है उसको चलाना, बिल्कुल। और उसके लिए चलाने के लिए आपको रेगुलर उसकी जो ऑपरेशनल खर्चे हैं उनको मेटअप करना है। तो बहुत बार ऐसा टाइम आया था जब स्टार्टिंग मैंने एनजीओ की थी, तो मैं इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सैलरी ठीक-ठाक सी होती है। बिल्कुल, कोई तो बहुत मैंने ज़्यादा स्टार्टिंग में अपनी सैलरी से उसको रन किया। लेकिन तब 2 या 3 टीचर हुआ करते थे, तो बहुत आराम से चीज़ें मैनेज हो चल जाती थी। क्योंकि 50 बच्चे हुए, 60 बच्चे हुए, 2 या 3 जी, टीचर से काम चल रहा था। बिस्किट पैकेट से हम लोग खाना दे रहे थे। कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं था। हमारा जो बिजली का बिल था वो भी डोमेस्टिक का था। लेकिन धीरे-धीरे करके जब प्रॉब्लम्स आने लगी तो पता चला कि बोट से बढ़ के जहाज होता जा रहा है। वाओ! और जब जहाज होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। बिल्कुल, तो कभी-कभार हमारा ऐसा होता था कि हमें जब सैलरी बाँटने का टाइम आता था, ऑपरेशन खर्चों का टाइम आता था, तो हमारे खाते के अंदर इतने पैसे भी नहीं दिखते थे कि कैसे मैनेज करें। तो वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम्स थी जो कि एक एनजीओ अक्सर फेस करती है। अक्सर वो एनजीओज़ जो कि बहुत ईमानदारी से अपना बिल्कुल, काम चला रही हैं। तो जी, उसको लेके कई बार आया कि क्यों ना हम भी उसी प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँ, अपने कोई कमरे तक सीमित कर लें। जैसे कि हुँ, टिपिकल एनजीओज़ चलती हैं कि फंड को रेज़ किया और उसको जो भी अपने तरीके से मैनेज बिल्कुल, किया। हाँ जी, लेकिन नहीं, हमें बार-बार जैसे हम कभी सोचते भी थे, लेकिन लोगों के जब सामने उनके बच्चों के चेहरे आते थे या उन जो मदर्स जो काम कर रही हैं उनकी हम लोग खुशियाँ देखते थे, तो फिर वापस अपनी उसी चीज़ पे आ जाते थे। और धीरे-धीरे हमने सोचा कि इस जर्नी को ऐसे रोका नहीं जाएगा, तो हमने टीम को बढ़ाया, अपने कोलैबोरेशंस को बढ़ाया और जी, कहते-कहते जर्नी को हम आगे लेके आए। अब तो बिल्कुल। बंद करने की बात तो नहीं है, अब तो लगता है कि अरे! बहुत आगे जाना हाँ, है। बिल्कुल आगे। मैं सोचती हूँ 10-11 साल हो गए, मैं भी एक पहल से जुड़ी हुई हूँ और मैंने जो देखा है, इस तरह से ऊँचा उठते हुए देखा है पूरी इस संस्था को और आपको हमेशा काम करते हुए जुझारू इंसान की तरह देखा है। तो एक बात और होती है मनीष जी, एनजीओज़ को लेकर कई बार बहुत से मिथ्स और मिसकंसेप्शंस होते हैं, उनको कैसे तोड़ा जाए? उनके बारे में बताएँ। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि एनजीओज़ ओवरऑल जो एक जो लोग रन करते हैं, तो वो एक बिज़नेस पैटर्न्स पे रन करते हैं जी, लोग, ठीक है ना? जी। अक्सर एनजीओज़ को आपने देखा होगा कि जो टिपिकल्स एनजीओज़ हैं, हुँ, ठीक है? वो फंड रेज़िंग के हिसाब से की जाती है। कई बार क्या होता है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो अलग तरह के होते हैं बिल्कुल। और गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले के अंदर। आपने देखा हुँ, होगा जैसे एफसीआरए जो सर्टिफिकेट होता है, उसको गवर्नमेंट ने उसको बहुत स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड किया, जिससे जी, कि ईज़िली कोई उस एफसीआरए सर्टिफिकेट को ना पाए, क्योंकि वो जो फंड था वो बाहर से ओवरसीज़ से फंड आता था अच्छा। और वो पर्पसली अलग-अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, जो कि एंटी नेशनल पर्पस से यस, यूज़ किया जाता था। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर कई जो एनजीओज़ होती है वो पर्पसली उनका पॉलिटिकल एंगल्स होता है, वो उस पर्पस से यूटिलाइज़ की जाती है। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि एनजीओज़ के संग जुड़ी हुई हैं। लेकिन उसका दूसरा जो अच्छा पार्ट भी है, वो है कि ऐसे कुछ लोग सोसाइटी को ओवरऑल खुशबू बिखेर देते हैं। जी, ऐसे ही बहुत सारी एनजीओज़ ऐसी भी हैं, जी, जो कि अपने पर्पसली काम कर रही हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? कोई बेशक चाइल्ड वेलफेयर पे काम कर रही है, कोई एनिमल वेलफेयर पे काम कर रही है, कोई सेल्फलेसली यस वो बिल्कुल एनवायरनमेंट पे काम कर रही है, क्योंकि जी, 3 चीज़ें हैं हमारे पास। अगर हम लोग इंसानों से, जानवरों से और प्रकृति से, इन तीनों से अगर हम इक्वली ढंग से प्यार करें तो ऑब्वियस सी बात है ये संसार बहुत सुंदर जगह हो जाए। बिल्कुल। और इस सीधी-सी बात है कि एक बार अगर आपके अंदर कंपैशन है, आप अपने ऑब्जेक्टिव को लेके बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, जी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होती है, ऑडिटिंग की प्रॉब्लम्स हैं, जी, फिर रेगुलर गवर्नमेंट्स के बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। हाँ, अगर आप बहुत ईमानदारी से चला रहे हैं तो आपको किसी से भी दब डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल बिल्कुल। चला सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है ये बात और नो डाउट मनीष राय जी एक इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए। मनीष जी, आप हमें ये बताएँ कि अभी तक की आपकी उपलब्धियाँ क्या रही हैं, इस एनजीओ की एक पहल की? जैसे कि मैंने बताया कि हमने 30 बच्चों से स्कूल स्टार्ट किया था बिल्कुल, और आज की तारीख में हम लोग 750 बच्चों का एक स्कूल चला रहे हैं। जी, इसके अलावा हमने एक शिक्षा प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसकी हमने स्टार्टिंग अक्षरा करके एक प्रोजेक्ट था, बिल्कुल जो कि अक्षरा आपसे भी जुड़ा हुआ है। उसके माध्यम से हमने इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आज की तारीख में हम लोग 17,500 लेडीज़ को पढ़ा चुके हैं, क्या बात है! जिसमें 56 सेंटर एक तरीके से फुल फ्लेश्ड क्लासेस हैं इन अरे लेडीज़ के वाह! लिए, जो कि 10 गाँव में फैले हुए हैं, जो कि दयालबाग क्षेत्र से होते हुए, कमला नगर से होते हुए वो सिकंदरा तक उसकी बेल्ट जाती है। और जी, 56 सेंटर्स के अलावा हमारे 3 ई-रिक्शा हैं, जो कि उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
जो कि हमारे यहाँ तक नहीं आ सकते, जो कि स्लम से कनेक्टेड हैं, या फिर वो जो कि मजदूर होते हैं, दैनिक मजदूर होते हैं, जो कि आसपास काम करते हैं, उनको हम लोग पढ़ा रहे हैं। फिर इसके अलावा हमने यूनेस्को के साथ एक टाई अप किया हुआ है, जिसमें हम लोग 200 आर्टिसंस को हमने फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल अपलिफ्ट कर रहे हैं उनकी। अच्छा। फिर हमारा 10 बच्चे पेट्रोकेमिकल डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं लखनऊ से। क्या बात है। 2 बच्चे हमारे एविएशन मिनिस्ट्री से स्पॉन्सर्ड हैं। 2 से 3 लड़कियां हमारी रेनाउंड होटल्स में जॉब में लगी हुई है। क्या और बात। अभी लेटेस्ट हमने 10 बच्चों को लैक्मे एकेडमी से टाई अप किया है, और वो फ्रीलांसिंग प्रॉपर अपने जी। पार्लर कोर्सेस करने के बाद अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। हाँ, हम भी अब वैसे मिले भी थे बिल्कुल उनसे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक पल कर रही है। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं बता रहा हूँ वो है बच्चों के चेहरे पे मुस्कान और ओवर बिल्कुल, कॉन्फिडेंस। यही बिल्कुल। बताता है कि एक पल ने क्या-क्या अचीव सबसे किया है। खूबसूरत बात तो यही है कि जब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा इस दुनिया से लड़ने का, इस दुनिया पे राज करने का, तो आपका काम तो हो गया। बिल्कुल, आप यही तो करना चाह रहे हैं। बहुत खूबसूरत। मनीष जी, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस को कैसे मेजर करते हैं? अगर हम सक्सेस की बात करें तो एक पहल है वो अपने पार्टनरशिप कोलैबोरेशन के लिए, फिर उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके अंदर, हम्म। कंपैशन होना चाहिए, ठीक है? ये तीनों जो चीज़ें हैं, अगर हम लोग उस पे मैनेज मैनेज करें तो एक पहल ने बहुत खूबसूरती से इन तीनों चीज़ों को अचीव किया है। हमने कभी भी कोई बड़े टाइप्स भी किए हैं, तो लेकिन ये नहीं कि हम छोटे टाइप्स नहीं बन गए। हम आज भी तारीख में भी कोई भी हमारे छोटे से छोटे इवेंट के लिए भी अगर हमारे पास आता है, तो हम लोग उसको भी अपने संग लेके चलते हैं। और इसके अलावा हमने बहुत सारे लोगों को अपने संग जोड़ा है। हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स को भी बहुत बढ़ाया है। जैसे हम लोग वैसे बताया कि स्टार्टिंग में हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड वेलफेयर तक सीमित थे, जी, जी। लेकिन आज की तारीख में हमने एक एम्बुलेंस भी स्टार्ट की है जिसका नाम है डॉक्टर ऑन व्हील्स, जो कि गांव में जा जाके कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। अक्सर देखा होगा कि आपने वुमेन्स हैं वो अपने हेल्थ को लेके बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंस जी। फेस करती हैं। तो हमने उन गांव में जाके, बेशक वुमेन्स नहीं मैन सबको हम लोग रेगुलर कैंप कर रहे हैं। हमने 3000 ऑलमोस्ट ब्लड डोनेशन हमने अपने एक पल की जी। थ्रू कराए हैं। फिर जो नई चीज है जो हमने स्टार्ट किया, आपने देखा होगा कि जब तक आप शिक्षा को मॉनेटरी बेनिफिट से ना जोड़ो तब तक कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो 10वीं के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बच्चा कुछ कर रहा हो। कर रहा हो अब। 10वीं तक हमने पास करा दी, फिर 12th में एक्सपेक्टेशन है कि आप हमारे बच्चे के संग क्या कर रहे हैं। तो उसी को हमने करते हुए हमने एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग जो बच्चे जो बहुत जल्दी फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस चाहते हैं उनके लिए हमने मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स है, कार ड्राइविंग कोर्स है, साइबर सिक्योरिटी कोर्स है। अभी हमने एसी रिपेयरिंग कोर्स भी स्टार्ट किया है। अच्छा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से इनके, क्योंकि जब बहुत ढंग से हमने बच्चों से बातचीत चालू करी तो हमने देखा कि बच्चे जो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो शाम को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से जुड़े हुए थे। हमने देखा था कि वो शाम को किसी डॉक्टर के यहाँ पर ऐसा मतलब अटेंडेंट काम कर रहे थे। वेरी गुड। फिर कई बच्चे कई फूड स्टॉल्स पे काम कर रहे थे, कई लोग ग्रोसरी शॉप पे काम कर रहे थे। जी। तो हमने उनको लगा कि चाइल्ड लेबर से हल्का जुड़ा हुआ है, लेकिन देखा कि ये कोई ऐसा काम नहीं है जो कि उनको जो हाँ। उनकी हेल्थ से या फिर उनके लाइफ से बिल्कुल। खतरनाक हो, तो हमने उनको करने दिया। फिर दिमाग में थॉट आया कि क्यों ना ऐसे काम से इनको जोड़ा जाए कि जो कि इनको बहुत ज्यादा पैसे चीज दे। बिल्कुल। तो उसके लिए कोई ना कोई स्किल बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिल्कुल। और स्किल बिल्कुल। ऐसी चीज होती है जो किसी से कोई छीन नहीं सकता। राइट। एसी रिपेयरिंग में काफी स्कोप है, साइबर सिक्योरिटी में काफी स्कोप है। अभी हमने मार्बल इनले के काम से भी कई बच्चों को जी, जी। जोड़ा है। आगरा का बिल्कुल मार्बल तो बिल्कुल फेमस मार्बल है है। आगरा के तो लिए। इसीलिए जो सक्सेस स्टोरीज क्या है, जब तक फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे जोड़ेंगे जब तक कोई फायदा नहीं होना जी। सकता। तो एक पहला वर्क कर रही है कि कैसे मैक्सिमम लोगों को हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी से जोड़ा जाए, कैसे मैक्सिमम लोगों को हम लोग पैसे दिलाया जाए। हमारे यहाँ कितनी लेडीज जो काम कर रही है, हमने उनको थैले बनाने से जोड़ा, हमने उनको कैंडल मेकिंग से जोड़ा। हमारी 10 लड़कियां किशोर एक्सपोर्ट है उसमें जॉब कर रही हैं। तो ऐसे करके कई सारी लड़कियां बुटीक्स में सपोर्ट कर रही हैं। वेरी तो ये सब एक सक्सेस है जो कि एक पहल के संग जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। कैंडल्स बहुत अच्छी बनती है एक पहल में। बिल्कुल मैंने तो कई बार अपने छोटे-छोटे कोई भी ओकेजन्स होने तो मैंने बच्चों की वो कैंडल्स डिस्ट्रीब्यूट करी हैं, बाँटी है, गिफ्ट दी हैं एंड दिवाली पर भी बिल्कुल मंगाई। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, जिससे कि लड़कियां जो हैं वो कुछ सीख भी रही हैं और पैसा भी कमा रही हैं। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत बात है ये। इसी के साथ में ये जानना चाहूंगी कि कौन सी ग्रुप और कोई ऐसी कम्युनिटी जिसके साथ काम करके आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, या
खुद मैं को करीब पाते हैं। बिल्कुल आपको बताऊं कि हम जहाँ पर हैं वो जी। जो दयालबाग क्षेत्र में हमारा जो स्कूल खुला हुआ है जो जी। कि एक पहल का सबसे बड़ा सेंटर है, उसके वो शहर और गांव दोनों से जुड़ा हुआ है। तो हमारे बिल्कुल। पास स्लम एरिया भी जुड़ा हुआ है, हमारे पास तो पीछे 10 गांव भी जुड़े हुए हैं। गांव के अंदर हम लोग फीमेल लिटरेसी के अलावा उनकी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। हमने सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 500 लड़कियां हमारे यहाँ पर जुड़ी हुई हैं जो कि हर महीने सैनिटरी पैड ड्राइव्स का अरे फायदा वाह! उठाती है। हमने सोचा कि जगह-जगह पे अलग-अलग जगह पे सैनिटरी पैड बांटने से बढ़िया, क्योंकि महीने के हिसाब से यूटिलाइज होता है। तो हमने बिल्कुल, 500 लेडीज को परमानेंट अपने यूटिलाइज मतलब जोड़ा हुआ है इस ड्राइव से। बिल्कुल। इसके अलावा हम लोग जिस कम्युनिटी के संग काम कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी सारी हमारे संग जुड़ी हुई है, हम लोग फीमेल है उनके संग तो में काम कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमने ताजगंज में और करबला की साइड हमने माइनॉरिटीज से भी काफी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो माइनॉरिटी सेक्शंस हैं जी। वो बहुत ज्यादा अशिक्षा और कोई अवेयरनेस नहीं है, बड़ी जल्दी बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं ये लोग। और इनफैक्ट जब हम लोग काम करते थे वो हमें अपने इनफैक्ट फोटोज भी अलाउड नहीं करते थे कि फोटोज भी नहीं खींचेंगे। अच्छा। बिल्कुल वो मुंह ढक लेते थे या फिर अलाउड नहीं करते थे हमें, तो वो बहुत मुश्किल काम होता था। और कई बार तो ऐसा भी टाइम भी आया है कि हम एक मुसीबत में मतलब फंसे भी हैं इस चीज के अंदर, क्योंकि एक फूड ड्राइव होती थी जिसमें हम लोग फ्री राशन बांटते थे इन लोगों को। जी। अब राशन में बांटने का मतलब होता है कि हम कैसे चिन्हित करें कि कोई भी सेकंड टाइम राशन ना ले जाए। एक बिल्कुल, नॉर्मल प्रोसेस होता है। बिल्कुल। हाँ जी। तो हम नॉर्मल टाइम में स्केच पेन यूज करते थे लगाने के लिए। जी। हमें क्योंकि वो एक लेडीज ग्रुप था और जो उनके संग जुड़ के हम अलग काम करते थे, तो पता चला कि वो ड्राइव इस माइनॉरिटी सेक्शन की जगह पर हुई। तो अच्छा। उस टाइम इलेक्शन का टाइम था। ओके। हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती थी। तो हम उनके हाथों पे वो एक जी। निशान मारते जा रहे थे। जी, जी। वो ओह! कोई नॉर्मल स्केच पेन था, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। एकदम ही र्यूमर उड़ा कि हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट का वोट खराब करने आए हैं। ओह गॉड! तो एकदम ही हवा की तरह मतलब अभी ये चली और एकदम ही वहाँ पर हमारी कंप्लेंट हुई और 15 मिनट के अंदर पुलिस वालों ने हमारे सारे वुमेन्स को घेर लिया। ओह गॉड! तो लेकिन ऑब्वियसली बात है हमारा कोई पर्पस ऐसा था नहीं। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीजें फेस होती हैं। तो बिल्कुल। लेकिन हम तब भी उस ग्रुप में अभी भी मतलब मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है। और वहाँ पर जो कैंप चल रहे हैं एडल्ट एजुकेशन के, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लेडीज हैं वो ज्यादा अपने आप को तुरंत ही इस चीज से उठना चाह रही हैं कि वो कैसे अपने को मतलब साक्षर भी करे, अपने को मजबूत भी कराए। जी। इसके अलावा जो हम बेसिकली और भी जिन लोगों से काम कर रहे हैं वो है हमारा हमने समूह बनाए हैं 15 लेडीज के। जी। तो उसमें हमने करीब 10 समूह बने हुए हैं। जी। ये वो लेडीज हैं जो कि जो झाड़ू बनाने का काम भी करती है, जो भगवान की माला होती है माला बनाने का काम भी करती हैं। हुँ, कई लोग लेदर के जो अपर होते हैं, जो अपर हुँ। होते हैं, उनको बनाने का काम करती है। तो हम इन समूह में भी काम करते हैं। तो देखा जाए तो आगरा के कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो कि हम जिस पे काम नहीं कर रहे हैं। और जो आगे वाला हमारा जो फोकस है जी, कि हम लोग कैसे एनवायरनमेंट को भी फायदा पहुंचाएं। बिल्कुल, तो इसको लेके यमुना के आसपास के जितने भी मला लोग होते हैं उनसे भी हमारी बात चल रही है, क्योंकि अक्सर जो पास रहता है वो ज्यादा उस चीज का ख्याल रख सकता है। बिल्कुल, क्योंकि कोई बिल्कुल। कूड़ा फैलाने बहुत दूर से नहीं आता, सबसे पहले जो आसपास के लोग हैं वो ही इसको साफ साफ करने। करेंगे, बिल्कुल, तो हम बिल्कुल लोग ठीक ऑलमोस्ट कहा। हर कम्युनिटी के लोगों से काम कर रहे हैं। जी। कमिंग बैक टू एजुकेशन, मुझे एकदम माइंड में एक सवाल आया कि ये हमारे देश की एक विडंबना है कि आप एजुकेशन देना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपको इस तरह से लोगों के घर जाकर उन्हें बहुत से लालच भी देने पड़े हैं। तो ऐसा क्यों है? क्यों नहीं मानते हैं पेरेंट्स एकदम से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? देखिए, मैंने जो इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद देखा जी। कि जो एक वाली फैमिली है जिसमें जैसे हम बात करें कि जिन्होंने एजुकेशन नहीं लिया, वो सबसे पहले जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो अपने एजुकेशन से करते हैं। हम्म। और कितने लड़कियों दुख के की एजुकेशन बात है। बिल्कुल। और लड़कियों के एजुकेशन के लिए तो बहुत ही ज्यादा रेलेक्टेंट है, कोई मतलब ही नहीं होता। जरा सी कोई बात हुई, एजुकेशन छुड़ा दो। घर में किसी की डेथ हुई, एजुकेशन छुड़ा दो। जी। कोई घर में आपसी कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो एजुकेशन छुड़ा दो। जबकि एक ऐसा सेक्शन होता है कि जो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए जी जान लगा देता है। बिल्कुल। लेकिन वहीं ये ऐसा सेक्शन है जो कि एजुकेशन सबसे पहले छोड़ता है। जी। तो हमें बहुत परेशानी हुई इस चीज के अंदर कि कैसे उन बच्चों को वापस वापस लाया जाए। जी। और इसका एग्जांपल देता हूँ कि जब हमने अक्सर लोग देखते हैं कि एजुकेशन वो लड़कियों में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन हमारे संग थोड़ा सा उल्टा हुआ कि हमने जब बहुत मेहनत करी, तो जो पहला बैच हमारा 12th का पास आउट हुआ जी। उसमें 15 की 15 लड़कियां थी। ओह! क्योंकि हमें बहुत ही इससे ताकत भी मिली कि हमने
अपने जो एजुकेशन का फोकस बहुत ज्यादा गर्ल्स एजुकेशन पे ज्यादा बिल्कुल, किया। बिल्कुल। और अभी भी जो हमारा लेटेस्ट रिजल्ट भी आया है, जो 98 मार्क्स एक लड़की जो लेके आई है, मैथ्स में लेके आई है 98 अरे मार्क्स, वाह! तो वेरी वो भी एजुकेशन जो है लड़कियों की हमारे यहाँ बहुत स्ट्रांग है। जी, हमारे यहाँ 4 लड़कियां 12th अभी 10th पास करने के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रिपरेशन कर रही है, वो चारों चारों गर्ल्स हैं। वेरी गुड, तो हम वेरी कोशिश गुड। कर रहे हैं कि जो इसके लिए पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, जैसे पहले क्या होता था कि हम लोग कई लड़कियां हमारे यहाँ, क्योंकि जिस जगह पे हम पढ़ाते हैं वहाँ पे शादी बहुत जल्दी करी जाती है। तो बिल्कुल, हमने लड़ाई लड़ने की कोशिश करी, कई जगह पे हमने रोकने की कोशिश करी शादी, लेकिन बाद में देखा ये ताना बाना में हमारी जो एक जो हमारा वहाँ पे जो ग्रुप बना हुआ है, जो हमारा एक प्यार बना हुआ है, वो इफेक्टेड हो रहा था। जी, तो हमने काउंसलिंग, हमने जो पहले उनको कानूनी कार्रवाई करने से बढ़िया हमने की फिर काउंसलिंग चालू करी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा जो पहला बैच मैंने बताया जिसमें लड़कियां थी, जी, 15 लड़कियां थी, जी। उसमें से 2 मैरिड थी। अच्छा, अगला बैच जो हुआ उसमें तो इनफैक्ट एक लड़की थी, उस वो अपने बच्चे के साथ पेपर देने जाती थी। उसका क्या बच्चा बात है! हमारे स्कूल वाले के स्टाफ संभालता था और वो बाहर अंदर जाके पेपर देती थी। ओह! क्या बात! लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि अब सारी लड़कियां अपने मतलब अपने प्रोफेशन को लेके, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा अब जागरूक हैं। बिल्कुल अब और धीरे-धीरे ये सारा प्रोसेस टाइम लगा। हाँ, इट टेक्स टाइम, लेकिन अब काफ़ी बदलाव आ चुका है। बदलाव आ चुका है क्योंकि फैमिलीज़ उन बच्चियों को भी देखती होंगी जो आज कुछ बन चुकी हैं। तो वो लड़कियां इंस्पायर करती होंगी कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स को कि हम अपने बच्चों को भी भेजें एक पहल एनजीओ में। मनीष जी, इस जर्नी में कहीं कोई ऐसी कोई सच्ची कहानी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जो आपके दिल को कहीं छू गई हो? जो सबसे एक बहुत चीज़ जो बताओ, एक कहानी जो बच्चों की बहुत ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट कर गई, वो एक हमारे स्कूल का बच्चा है। मैं नाम बताऊँगा नहीं आपको ओपनली, क्योंकि उस बच्चे के जो बैकग्राउंड था वो एक ड्राइवर फैमिली से है। हम्म। मतलब उसके पिताजी 10 से 12,000 रुपए की नौकरी करते थे, और वो जो बच्चा था वो खकराता बहुत था, मतलब वो, अच्छा। हाँ, मतलब उसको स्टैमरिंग उसकी बहुत हाँ, थी थी। स्टैमर। हमें कभी लगा नहीं कि वो बच्चा कभी कुछ बन पाएगा, अक्सर मज़ाक का ज़रिया बनता था वो, जी। लेकिन वो होशियार बहुत था पढ़ाई के अंदर। अच्छा। और जब हमने उसको देखा और उससे बात करी, तो लगा इस बच्चे में कुछ तो है। हमने उस पे ध्यान देना चालू किया, हम्म। और जब ध्यान देना चालू किया तो उसको है ना कॉन्फिडेंस आया। हमने उसको साइंस प्रोजेक्ट्स में भी उसको इन्वॉल्व किया। फिर अच्छा। देखा कि इसकी साइंस में उसकी रुचि बहुत ज़्यादा, उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उसके अंदर। अच्छा। फिर हमने उसको 10th में उसने हमारे स्कूल से टॉप किया, और टॉप करने के बाद हमने उसको लखनऊ, वो पहला बच्चा था जिसको हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर पेट्रोकेमिकल डिप्लोमा के लिए भेजा। अरे वाह! और पेट्रो वहाँ पर भेजने के बाद जब हमें और खुशी की बात पता चली कि उसने उस जगह पे भी टॉप मारा है, और उसका कारण क्या था कि वो जो उसका कॉन्फिडेंस था जो बिल्कुल लो था, वो एकदम उसको बिल्कुल शूट किया उसके साथ। जी। और उसको करने के बाद वापस वो उसने ट्रेनिंग करी। आज की तारीख में वो 40,000 रुपए की उसकी स्टार्टिंग सैलरी लगी है। वेरी गुड, और वेरी गुड। अभी अभी थोड़े दिन पहले उसकी जॉब लगी है, और बहुत जल्दी हम उसको जब एक वॉल ऑफ फेम में उसका जब नाम लगाने के लिए हम बिल्कुल उसके हाथ में लेटर आने वाला है। तो हम वो बस एक वो लाइफ है ऐसे करके, जैसे जैसे एक ऐसे अंकित बहुत बनेंगे, जी। तो वैसे ऐसे एक पल में हर बंदे को लगेगा कि जब इस बंदे ने यहीं से लाइफ चेंज करी, तो तो हम भी कर हम क्यों नहीं कर सकते। सकते। बिल्कुल, आज की तारीख में उसकी सिस्टर भी सेम उसके पैटर्न में चल रही है। और जब हमने उससे पूछा कि वो क्या बनना चाहती है, तो उसने साइंटिस्ट बोला। और ग्रेट। जब उसने वाली बात बोली, हमने तुरंत ही अपने जितने भी अपने रिसोर्सेज हैं उनको देखना चालू किया कि कैसे इस बच्चे के हम लोग सपने पूरे कर सकते हैं। वाओ! तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि उसके अलावा हमें भी मोटिवेट करती है कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को उसके सपनों तक जोड़ें। मनीष जी, आपको नहीं पता आप कितनी दुआएं ले रहे हैं। जो आप दे रहे हैं उसके बदले में जितना आपको मिल रहा है ना, वो उसकी आप उसके बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते कि वो किस हद तक आप लोगों के दिलों में छाए हुए हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी सोचती हूँ कि आप सिर्फ अपने काम को लेकर ही नहीं, आप दूसरों के काम को लेकर भी बहुत ज़्यादा कमिटेड रहते हैं। मैंने जब भी आपको स्पाइसी शुगर से जुड़ी किसी काम से जोड़ा या कोई हमने एक प्ले कराया था उसमें आपको बुलाया कि आप हमारी हेल्प करें, तो बहुत दिल से आपने ये काम किया। मनीष जी, किसी एनजीओ को चलाने की के लिए क्या खूबियां होनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एक लॉयल्टी और कमिटमेंट के साथ चलाइए। फिर दूसरा है पैशन।
बिल्कुल पैशन पैशन होना। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर क्रिकेट, जैसे क्रिकेट गेम है या फिर फुटबॉल कोई खेलता है या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट मैन है, तो ये सब ऐसी चीजें जब तक आप खुद अगर आप पैशन ना हो तो उसमें नहीं कर सकते। कोई भी क्रिकेटर बिना मन के नहीं बन सकता, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो ऐसे ही अगर आपके अंदर जब तक पैशन ना हो इसको चलाने का, क्योंकि इसमें ऐसी दिस इज नॉट, ये ऐसा कोई काम नहीं है कि आप सुबह 9 बजे गए और शाम को 4 बजे आपने बंद कर दिया। हम हमें बस कभी-कभार ऐसा भी होता था कि हम रात को सो नहीं पाते थे किसी कारण से, कभी कोई, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी आ गई, हम उसको भी जी, सपोर्ट कर रहे हैं, कभी जी। कोई इवेंट हुआ हम उसको भी कर रहे हैं। तो इसके लिए पैशन चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको, व्यापारी तो है नहीं, हम कोई बिज़नेसमैन नहीं है बिल्कुल, कि हम सोचे कि इसका रिटर्न क्या मिलेगा। रिटर्न क्या है? क्योंकि ये बिल्कुल, रिटर्न्स के हिसाब से, उसके रिटर्न्स जैसे आपने बताया कि दुआएँ होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भई किसी की, लोगों की जो खुशियाँ हैं, दुआएँ हैं, हैप्पीनेस है, वो उसका रिटर्न होता है। तो पैशन चाहिए, ईमानदारी चाहिए, फिर सबसे इम्पोर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी, बिल्कुल। जो जिसको लेके हमने बहुत स्ट्रगल किया है। हम अभी भी कोशिश करते हैं कि हम इस पे और ज़्यादा मेहनत करें, जी, क्योंकि एक जैसे घर बना तो लिया, लेकिन घर के अंदर जो ऑपरेशनल खर्चे होते हैं, वो कैसे रन होंगे? बिल्कुल। क्योंकि अक्सर आगरा में देखा जाता है कि हमें काइंड में सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन कैश में सपोर्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जी, जो टीचर्स की सैलरी है, जो ऑपरेशनल खर्चे हैं, वो एक बहुत मुश्किल काम है। जी, क्योंकि कब हमारा जो स्कूल है, आपको मैं बताने में बहुत खुशी की बात है कि कभी हमने 5 से 7 टीचर्स के संग काम किया था, और 2 1 या 2 नॉन टीचिंग स्टाफ हुआ करते थे, तो 10 लोगों का कभी स्टाफ होता था, जो फिर बिल्कुल। बहुत बड़ी बात होती थी। जी, आज की तारीख में हम 125 लोगों को सैलरी बाँट रहे हैं। वाओ! क्या बात! तो 125 लोगों का जो फाइनेंशियल है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। हमें बिल्कुल, लगता है कि हम 125 लोगों को आज जुड़े हुए हैं, क्यों ना हम और लोगों को जोड़ें, और हमारा जो पेरीमीटर भी होता है, वो भी ऐसा होता है कि हम जब भी टीचर्स को चुनाव साथ करते हैं, में, हाँ जी। तो योग्यता के साथ-साथ देखते हैं कि क्यों ना उस टीचर को लिया जाए जो कि सच में इकोनॉमिकली वीक हो। हुँ, तो हम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग लोग हैं, उनके लिए बहुत सारे स्कूल्स ओपन हैं। क्वालिटी भी देखनी पड़ती बिल्कुल, होगी और बिल्कुल। साथ में हाँ, तो सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। एक टाइम ऐसा था कि हैंड टू माउथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, कि मतलब जो पैसा अभी तनख्वाह का, 1 महीने का तनख्वाह का पैसा आता था। हुँ, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने को सस्टेनेबल करें, तो उसके लिए हमने स्वाभिमान प्रोजेक्ट के थ्रू कैंडल मेकिंग है, बैग जी, मेकिंग है, जी, उसको हमने प्रमोट किया है, इससे थोड़ा फंड रेज़ हुआ करे। जी, तो सस्टेनेबिलिटी होगी आपकी, और फिर एक और चीज़ जो है, ईमानदारी। जी, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कई ऐसी एनजीओज़ होती हैं जो कि चालू तो करती है, लेकिन बहुत जल्दी वो किसी न किसी डिस्प्यूट में वो फँस जाती है, या किसी वो इल्लीगल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ईज़ी होता है पैसा कमाना एनजीओज़ को, लेकिन ईमानदारी से पैसा लाना वो बहुत मुश्किल काम होता है। बिल्कुल तो ठीक, ये चारों फैक्टर्स अगर आपके पास हैं, आप एक अच्छी एनजीओ चला सकते हैं, बिल और खूब स्कोप भी है। जी, जैसे मैं बताऊँगा कि अ, जैसे कई लोगों, जैसे एक बहुत पहले एग्ज़ाम्पल चला था कि कई हम लोग अपने पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा बोलते थे कि पॉलिटिशियन बेकार है, तो फिर एक पॉलिटिशियन ने बोला, हर बंदा अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहता है, लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन नहीं बनाना चाहता। जी, अगर ईमानदार पॉलिटिशियन होंगे, तो ईमानदार देश भी हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही हम सब प्रॉब्लम्स बहुत से रेज़ करते हैं, अरे यहाँ पर ये सफाई नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, लेकिन कोई करता ही नहीं है। जबकि एनजीओ के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन खोलो, आप खुद में अपने आप एनजीओ, आप खुद अपने ऊपर देखिए कि आप बेशक एक क्लब चलाते हैं, लेकिन आप वैसे ही सोशल वेलफेयर में रहती है। ज़रूरी नहीं कि आपके लिए, इसके लिए आपको एनजीओ खोलनी पड़ेगी। बिल्कुल, आप इंडिविजुअल लेवल पे किसी भी भी बहुत कर तरह से, सकते हैं। हाँ, हम सभी कर सकते हैं ये काम, बिल्कुल। बिल्कुल, तो हाँ, इसीलिए जो एनजीओज़ हैं, वो बहुत जल्दी फाइनेंशियल किसी प्रॉब्लम की वजह से, या फाइनेंशियल वो की वजह से किसी भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाती है। जी, तो अगर आप ईमानदारी से इसको रन करेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म तक इसको चला पाएँगे। तो ये सब बिल्कुल। चीज़ें अगर आप मैनेज करें, तो आप एनजीओ की में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। जी, बिल्कुल और यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि बस आपको अगर आप एनजीओ नहीं चला रहे हैं, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, तो पहले मैं ये देखती हूँ कि ऑथेंटिसिटी कितनी है उस बिल्कुल, एनजीओ की, तभी मैं उसमें हेल्प करूँ। जहाँ पर सही जगह पर पैसा जा रहा है या हम जो भी दे रहे हैं, जिस भी तरह से, चाहे हमारी छोटी हेल्प हो या बड़ी हेल्प हो, वो सही जगह जा रहा है और एक पहल का उस मामले में मतलब देखा जाए तो कोई जवाब नहीं है। मनीष जी पैशनेट आप तो हैं नो डाउट आप अपने काम को लेकर शुरू से बहुत पैशनेट हैं लेकिन टीम भी आपकी वैसे ही पैशनेट रहे उन्हें किस तरह से आप इंस्पायर करते हैं देखिए, जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, जी तब मैं आपको बताऊँ, मैं जैसे बताया मैं कि मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ।
तो 2009 के से पहले के मतलब 2004-5 से जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेरे से काफी जुड़ा था उनका, जी जी जो ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे संग बिल- काफी रहते थे। तो मैंने उन टीम के साथ मतलब मेरे साथ देखा जाए तो मेरे साथ कोई भी मेरे से सीनियर नहीं है, सारे जितने भी एनजीओ में मेरे जूनियर्स सब मेरे मतलब स्टूडेंट्स इनफैक्ट। वाह क्या तो बात। मैंने उन स्टूडेंट के साथ इस एनजीओ को स्टार्ट किया था। जी तो ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो मेरे संग थे, लेकिन साथ थे ऑब्वियसली मतलब जनरेशन गैप बहुत था। बिल्कुल तो बिल्कुल वो जनरेशन गैप को हटाने के लिए रेगुलर उनके साथ उनकी बात करना, उनकी तरह ही रहना, जी जैसा उनके संग थोड़ा-सा मिल जाना, वो मिक्स इम्पोर्टेंट है। होना हाँ फिर जो मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, हम लोग रेगुलर में उनके साथ हफ्ते में 1 बार हम लोग मिलते हैं। जी फिर मैं उनके संग कभी एक बार लंच के टाइम मिलता हूँ, तो लंच उनके संग मिलके शेयर करते हैं। हम लोग उनके संग बैठ के हम लोग खाना खाते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल अपनी दिल की बात बता पाएँ। जी फिर पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनकी सुनो पहले, बताओ बाद में। तो उस कॉन्सेप्ट पे हमने एक ज़्यादा काम बहुत ही किया है। खूबसूरत बात है ये और बहुत ही सच्ची बात है ये तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप किसी को बोल देते हो तो वो अपने दिल की बात नहीं बता पाता। बिल्कुल तो हमने उस कॉन्सेप्ट पे किया कि हम पहले सब लोगों की बात सुने सुन लेते हैं। उसके बिल्कुल बाद तो ऐसे करके टीम वर्क धीरे बनता गया, टीम भी बढ़ी। बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लोग भी आए तो जो कि पहले संग जुड़े, बाद में अपनी कि अपने व्यस्त क्या कि वैसे नहीं जुड़ पाए, मतलब जुड़ गए, लेकिन तब भी काफ़ी बड़ा एक नेटवर्क बना। वो हाँ, दिखता है बिल्कुल। आपका नेटवर्क बहुत ही जबरदस्त है बहुत स्ट्रांग है और बहुत पावरफुल लोग जो हैं वो आपके साथ में जुड़े हुए हैं वो इसीलिए क्योंकि एक पहल जो काम कर रहा है वो उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है वेल आजकल के यूथ को अगर देखा जाए तो उनमें भी कुछ ना कुछ अलग करने की बहुत ज्यादा एक फीलिंग है उनके उन्हें भी होता है कि हम कुछ हट कर करें और बहुत से लोग हैं जो एनजीओ चलाना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो सोसाइटी के हेल्प कर सके उन्हें कोई आप इस तरह की सलाह देना चाहें जो उनके काम आ सके जैसे आपने बोला यूथ है, यूथ इस टाइम सबसे ज़्यादा एक तरीके से कन्फ्यूज़ इस टाइम चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल पहले जैसे हमारे जनरेशन के टाइम था कि दोनों फ़ायदे थे कि पेरेंट्स जो बोल देते थे हम कर लेते थे, तो उसका फ़ायदा भी था। जी लेकिन आजकल यूथ के पास जितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ ज़्यादा है वो, बिल्कुल है बिल्कुल ना? तो उस यूथ के लिए देखा जाए तो आजकल काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं जो कि उस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं। और कई सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि एमएसडब्ल्यू है, जो कि इस यूथ को बताता है कि कैसे किसी बड़ी एनजीओ में काम करना चाहिए। जी काफ़ी सारा स्कोप ओपन है, यूनेस्को है, हम्म, यूनिसेफ है, जी बहुत सारे ऑप्शंस उसके लिए ओपन हैं। जी जी और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि यूथ को चाहिए कि वो किससे फ़ाइनेंशियल थोड़ा-सा कैसे उसको इसको अपने संग जोड़े। बिल्कुल जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई आदमी नदी किनारे आपसे कोई चीज़ माँग रहा है, तो उसको पैसे देने से बढ़िया उसको फ़िशिंग सिखा दीजिए, बिल्कुल ठीक है बात ना? ऐसे ही यूथ को एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी है हमारे सोशल उसमें कि कैसे वो एनजीओ भी चला सकता है और अपनी एक अर्निंग भी कर सकता है। अच्छा इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे कि आप जो कि आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड एनजीओ पे आ सकते हैं कि जहाँ पे वो आप किसी भी सोसाइटी को अपने संग अडॉप्ट कर लो, जो मतलब उसको ले लो अपने साथ, बिल्कुल और बिल्कुल उनके बनाए हुए सामानों को आप लोग सोल्ड आउट कर सकते हैं। जी बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ हैं जो कि एनवायरनमेंट पे काम कर रही हैं और वो सैलरी बेस्ड पे काम करती है, प्रोजेक्ट बेस्ड जी चीज़ों पे काम करती हैं। तो उसके लिए बहुत ईज़ी है कि हमें एक एनजीओ का एक सर्टिफ़िकेट होता है, जी सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट में मिलता है जी वो। उसको आप सोसाइटी से रजिस्टर्ड करा लीजिए। अगर आपको वैसे नहीं कराना तो आप एक ट्रस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। उसमें आप थोड़ा-सा इलेक्शन और इन चीज़ों से बच सकते हैं। आप अपनी खुद की ट्रस्ट अपनी फैमिली को भी लेके इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी तो यूथ के पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जी कब वो इस छोटी से एक कॉन्सेप्ट को एक कंपनी तक कन्वर्ट कर सकता है विद द वाह सोशल मोटिव। बिल्कुल ये बहुत सारे इसमें विकल्प ऑप्शन है अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो नेट नेट में काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं जिसपे कि एमएसडब्ल्यू के साथ-साथ आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं, आपके इंटर्नशिप भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। जी तो यूथ के लिए काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। बिल्कुल, मैं भी यही सोचती हूँ कि यूथ अगर भ्रमित है तो कहीं न कहीं वो कुछ ऐसा कर जा रहा है जो पहले के बच्चे नहीं कर पाते थे। आपको रास्ता मिला, आपको एक राह मिली, आप आगे बढ़े, आपने अपने पैशन को फ़ॉलो किया और आज आप इस जगह तक पहुँच चुके हैं। ऐसा सबके साथ नहीं होता लेकिन आज के यूथ को ये अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे लगता है कि मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि उनके दिमाग ओपन है। बस एक बैलेंस ज़रूरी है पैशन
और पैसे के बीच में, क्योंकि दोनों चीजों की बहुत जरूरी है लाइफ में। आई फील कि पैसे के बिना भी जिंदगी नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल। और पैशन का होना भी बहुत जरूरी है किसी की लाइफ में। मनीष जी, आप एनजीओ को अपने 10 साल बाद कहाँ देखते हैं और खुद को कहाँ पर एक इमेजिन करते हैं? अ, जब स्टार्ट किया था तब भी कोई ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि कब जी, हम लोग एक छोटी सी एनजीओ से, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो एक कमरा भी नहीं था हमारे पास, आपको बताऊं। बिल्कुल, जी, लेकिन आगरा ने काफी हमें प्यार दिया और प्यार का कारण वही विश्वास था। तो बिल्कुल। कब हमारा एक छोटा सा एक एनजीओ एक बहुत बड़े स्कूल के रूप में विकसित हाँ, हुआ। वो एक बहुत छोटा बड़े सा पौधा एक फलता फूलता पेड़ बन चुका बिल्कुल है। एनवायरनमेंट जी, सेल, एक वुमेन एम्पावरमेंट सेल के रूप में स्थापित हुआ। जी, हमारे पास कई सारी चीजें आ गई जहां हम कभी बच्चों को लाने की नहीं सोच सकते थे। आज की तारीख में हमारी प्रॉपर एक फुल फ्लेज स्कूल बस जाती है जो कि बच्चों को पिक एंड क्या ड्रॉप बात! करती है। जी, तो ये सब चीजें हुई। और एक पहले इसके अलावा हमने 3 छोटी-छोटी ब्रांचेस ऑलरेडी हमने खोल चुके हैं। हम लोग दयालबाग के आसपास ही एक नगला बूढ़ी एक एक स्लम एरिया है, वहाँ पर भी हमारा एक स्कूल चलता है, जो कि एक पहल उसे रन करता है। एक अलीगढ़ में है, हमने एक स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने सादाबाद में हम लोग एक स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम कई सारे सपोर्ट से, मतलब कई सारे सोसाइटीज़ के सपोर्ट से, कई इंडिविजुअल सपोर्ट से हम लोग करीब 10 गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हम लोग टीचर्स को मतलब कहीं न कहीं आप सपोर्ट कर रहे हैं। जी, तो हम चाह रहे हैं कि जैसे एक अक्सर क्या होता है कि आपने देखा होगा यूएस के अंदर एजुकेशन 10 तक फ्री है। बिल्कुल, हाँ, और इनफैक्ट 2 ऐसी चीज़ है जो देश की सबसे बड़ी चीज़ अगर प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, कि एक मेडिकल है और एक एजुकेशन है। बिल्कुल, हमारे देश में अगर गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली इस पे काम करे तो बहुत सारे ट्रेमेंडस चेंजेस आ सकते हैं। जो मेंटल प्रॉब्लम आपने देखा होगा, इलाज के लिए टेंशन जैसे होती है, एजुकेशन टेंशन होती है, वो एक बिल्कुल, सरकार को लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम चाह रहे हैं कि एक एनजीओ एक बीच का रास्ता है, हुँ, हुँ, जो हुँ। कि सरकारी भी नहीं है और प्राइवेट भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। तो ऐसी एनजीओज़ अगर हम एक पहल जैसी एनजीओज़ अगर हम और भी जगहों पे बनाएँ, तो एक मॉडल के रूप में बन सकती है। बिल्कुल, तो बस एक पहल जो 10 साल के बाद हमारा जो मन है कि हम इस मॉडल को गवर्नमेंट को बता के, गवर्नमेंट के ही सपोर्ट से हुँ, हुँ। जगह-जगह पे ऐसी चीज़ खोलें। और इनफैक्ट इसमें भागीदारी समाज के जितने भी लोग हैं, वो जुड़े वो इसके साथ में। संग जुड़े। और एक पहल जब तक बेशक एक पहल ब्रांच ना खोले, लेकिन एक पहल का कॉन्सेप्ट जब तक सबके दिलों में नहीं आएगा, तब बिल्कुल, तक इसका फ़ायदा नहीं हो पाएगा। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हम कह रहे हैं जैसे कि आपने एक मूवी सलमान खान की थी कि वो 3 लोगों को आगे जोड़े, वो ऐसी बात करे। जी। इसी कॉन्सेप्ट पे अगर हम चाह रहे हैं कि अगर हर एक परिवार हुँ, हुँ, हुँ। अपने आस-पास के एक बच्चे की ज़िम्मेदारी ले ले, एजुकेशन बिल्कुल, की, बिल्कुल तो कोई ठीक। बड़ी बात नहीं है। आपको बस अपने जी, आस-पास बेशक नहीं है तो अपने घर में ही जो आपके काम कर हाउस कर्मचारी हेल्प्स हैं, हैं, हाँ जी, हाँ, उनके उनके परिवार बच्चों के ले की लीजिए। एजुकेशन के लिए आप बिल्कुल, बुक्स डोनेट करें, आप बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। एजुकेशन उनके और लिए नहीं है तो कम से कम उससे बोला कि तुम अपने बच्चे को लेके आओ और मुझे दिखा कि क्या पढ़ रहा है। तो बिल्कुल, वो बच्चा अगर वो बदलाव लेके आ जाएगा तो वो उसके घर को चेंज करेगा। तो एक बिल्कुल, पल भर का आगे 10 साल का प्रोजेक्ट क्या है कि मैक्सिमम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड हो, मैक्सिमम लोगों को स्किल डेवलपमेंट से जोड़े और एक पहल ज़्यादा लोगों को खुशियाँ दिलाए। बस ये हमारा 10 साल का ऑब्जेक्टिव है। आपकी बातें मनीष जी इतनी ज़बरदस्त हैं, इतनी पावरफुल हैं, जो मुझे लगता है कि आज इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत से लोगों को इंस्पायर करेंगी कि वो भी आपको फॉलो करें, कुछ सीखें, कुछ अपने देश को, अपनी संस्कृति को और बेहतर बनाने में आपके साथ जुड़ें। आपके साथ में नहीं है तो अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़े इसी तरह से, जिस तरह से एक पहल एनजीओ कर रहा है। थैंक यू सो मच मनीष जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। और बस भगवान से प्रार्थना है कि आप इसी तरह से अपने इस कार्यक्रम को बहुत ऊँचाइयों तक लेके जाएँ। थैंक ऑल यू, द बेस्ट। थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू।